नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रगतिशील विजन और सतत प्रयास से हरियाणा वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। वैश्विक निवेशकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के फलस्वरूप हरियाणा विदेशी निवेशकों के लिए पहली पसंद है। हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एकीकृत विमानन हब की विकास परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता के लिए वित्त व्यवस्था प्रबंधन की दिशा में हरियाणा सरकार सार्थक कदम बढ़ा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हरियाणा भवन नई दिल्ली में अमेरिका व्यापार एवं विकास एजेंसी यानी USTDA और हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये हम इस साझेदारी के गवाह बन रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की प्रगतिशील विजन और सतत विकास में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता ये दर्शाती है। यह समझौता हरियाणा के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में ठोस कदम साबित होगा। यह विमानन और बुनियादी ढांचे में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद होगा। साथ ही यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने में योगदान करेगा। इस समझौते से तहत प्रस्तावित रोड मैप से न केवल तकनीकी प्रगति होगी बल्कि हरियाणा में दीर्घकालिक आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और कौशल विकास भी होगा। बीजेपी पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में उनके साथ सीएम नायब सैनी और हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। रेखा शर्मा के नामांकन के बाद सीएम सैनी ने बयान दिया कि कृष्णलाल पवार के विधायक बन जाने के कारण पद खाली था। उनके ऊपर आज रेखा शर्मा ने नामांकन किया है। रेखा शर्मा पार्टी की सीनियर और पुरानी नेता हैं। वो लंबे समय से धरातल पर पार्टी से जुड़ रही हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का भी उन्होंने आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि धरातल पर सक्रिय कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा है। हमें पूरी उम्मीद है कि रेखा शर्मा राज्यसभा में हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगी। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष के प्रत्याशी नहीं उतरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष की अपनी रणनीति होती है, उसी के हिसाब से वो फैसला करते हैं। बीजेपी नेता रेखा शर्मा ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी मौजूद थे, तो वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से प्रतिक्रिया मांगी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विपक्ष की अपनी रणनीति है और इनका फैसला उन्हें खुद करना है। राज्यसभा के लिए बीजेपी की नेता रेखा शर्मा ने नामांकन दर्ज किया। चरखी दादरी में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी के साथ अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी ने कहा कि यह प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो पूरे प्रदेश में गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से राजकीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री का बहुत ही आभार धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गीता जयंती बनाई जा रही है, सभी जगह बना रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ गीता जयंती नहीं बने। हमारे हिंदू धर्म में गीता ज्ञान सबसे जरूरी है, जिससे लोगों का जीवन पता चलता है। जीवन गीता का ज्ञान कैसा जीना सिखाती गीता का ज्ञान। यहाँ लघु उद्योग जो भी हमारे सरकार की जो भी स्कीम में है, 400-500 स्कीम, सभी स्कीमों के स्टॉल लगे हुए हैं और आत्मनिर्भर के लिए महिलाओं को लोन दिया जाता है।
लखपति दीदी हो गया, इससे रेडी वालों को सभी रोजगार हो गया, आयुष विभाग होगा, सभी जिलों के जितने भी हमारे अधिकारी है, जो भी महकमे है, सभी ने अपने अपने स्कीम में लगाई हुई है। आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता तो नतीजा कुछ और होता। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन चला। पूर्ण मुद्दे मैं आपके सामने लेके आया, और जब तक सेल टैक्स रहा, जब तक वैट रहा और कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, क्योंकि आम आदमी की बुनियादी जरूरतें थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब जीएसटी लेकर आई तो सबसे पहले कपड़े के ऊपर 5% इन्होंने जीएसटी लगा दिया। यहां पे इनका मन नहीं भरा। कोविड में जब सारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, लोग घर छोड़ के बाहर रह रहे थे, दुकानें बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तब 18 जुलाई 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मोक्षदा एकादशी के दिन अनेक कार्यक्रम रहेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी 18,000 बच्चों के गीता श्लोक उच्चारण पाठ थीम पार्क में शिरकत करेंगे। वहीं उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी क्लोजिंग सेरेमनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ब्रह्म सरोवर के तट पर अयोध्या नगरी की तर्ज पर दीपदान और रंगीन आतिशबाजी होगी। मानद सचिव उपेंद्र सिंगला ने जानकारी दी है कि इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से इंतजाम कर लिए गए हैं। मानद सचिव उपेंद्र सिंगला ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गीता महोत्सव के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसी को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि बड़ी ही धूमधाम से गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग इसमें पहुंच रहे हैं, तो वहीं कई दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर वो गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। गीता महोत्सव में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सभी तरह के सुरक्षा के इंतजाम भी प्रशासन की ओर से पूरे कर लिए गए हैं। कल मोक्षदा एकादशी है। कल ही के दिन भगवान ने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र में। उसी के निमित्त ये 18 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मनाया जाता है। कल सुबह से ही ज्योतिसर और सनेश सरोवर में गीता पाठ और यज्ञ प्रारंभ होगा। थीम पार्क में 18,000 बच्चे एकत्रित होंगे, ग्लोबल गीता चैंटिंग करेंगे 12 बजे और उससे पहले 11 बजे 3 श्लोकों का गान करेंगे। उसके उपरांत 2 से 3 बजे 48 कोष सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वाधान में जो 182 तीर्थ हैं, इन 182 तीर्थों के तीर्थ प्रतिनिधि आएंगे और मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में और उन सब तीर्थ समितियों से
कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ब्रह्म सरोवर से सटे गीता ज्ञान मंदिर में विशेष रूप से रासलीला का मंचन भी किया जा रहा है। रासलीला के छठे दिन कुरुक्षेत्र की जिला उपायुक्त नेहा सिंह विशेष रूप से पहुंची। उन्होंने रासलीला के मंचन का आनंद लिया। इसके साथ ही ज्ञान मंदिर का औचक निरीक्षण कर चिरंजीवपुरी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का जन संदेश भी दिया है। मौके पर कार्यक्रम के आयोजक और संस्था के अध्यक्ष राजेश गोयल विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के अवसर पर रासलीला का मंचन किया गया, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो वहीं मंदिर के परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां गीता महोत्सव को लेकर तैयारियां भव्य हैं। जिला उपायुक्त नेहा सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो वहीं मंदिर के परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश देती हुई नजर आई। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उन्होंने उठाया। गीता जयंती महोत्सव 2024 के अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ परिसर में देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में मध्य रात्रि तक विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, कुलदीप शर्मा के साथ विख्यात कथा वाचक संजीव कृष्ण ठाकुर ने भी कवि सम्मेलन में आनंद लिया। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर जयराम विद्यापीठ में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में हास्य कवि को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। फरीदाबाद उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने मतदान सूची से संबंधित आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को देखते हुए आदेश दिए गए हैं। मतदान सूची और मतदान केंद्रों में बदलाव जैसी समस्या को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। सबसे हमारे पास शेड्यूल आया है जो वोटर रोल प्रिपेयर, इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करना है नगर निगम का, तो उसके लिए तो उसमें टाइमलाइन भी दी गई है। तो 17 तारीख को हमें ड्राफ्ट जो है वोटर रोल वो पब्लिश करना है। तो उसके तहत हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो हर 3 वार्ड पे एक अधिकारी हमने लगाया, तो वो अपने एरिया में भी जाके वहां पे लोगों की बातें देख के, सुन के, उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी सुन के जो वोटर रोल होगा वो फाइनल करेंगे। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भी लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो फैसला करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई लोग असंतुष्ट हैं तो मेरे पास आके अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ फतेहाबाद में हिंदू संगठनों ने शहर भर में प्रदर्शन का रोष प्रकट किया। संगठन से जुड़े काफी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को राष्ट्रपति, पीएम और संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे कत्लेआम पर पाबंदी लगाने की मांग उठाई। लोगों ने कहा कि न केवल बांग्लादेशी सरकार बंद, संयुक्त राष्ट्र संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती आदि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में जगजीवनपुरा स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में इकट्ठा हुए। लोगों ने यहां पे रोष प्रकट करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम मंदिर के संत विज्ञान प्रेमानंद ने कहा कि सरेआम दिन दहाड़े बांग्लादेश में मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू, सिख, बौद्ध आदि वहां के सभी अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हो रहे हैं। महिलाओं इज्जत की आबरू लूटी जा रही है और कत्लेआम कर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जितनी मारकाट बांग्लादेश में हो रही है उतनी तो 1947 के विभाजन के समय भी नहीं हुई थी। दिया गया एक रोष प्रदर्शन था बांग्लादेश में जो नरसिंह बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो मठ और मंदिर तोड़ दिए गए हैं और जो हिंदुओं की बहू और बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए ये जितने भी धर्मी कट्टरपंथी लोग हैं, इन लोगों ने हिंदुओं का वहाँ पर किस प्रकार से मारकाट की है, ऐसी तो 1947 में भी नहीं है। एक भारत का बनाया हुआ देश था ये बांग्लादेश, और कहाँ हिंदुओं के खाने पर पल रहे ये लोग।
बल्लभगढ़ में देर रात मलेरना रोड पर पेंट की दुकान में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर दुकानदार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। एसीपी सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि देर रात दुकान में आग लगी थी। काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाई गई, लेकिन तब तक एक आदमी जल चुका था। रात को यहाँ पे पेंट की दुकान में आग लग गई थी, जिसमें एक कारीगर काम कर रहा था। जैसे आग का पता चला तो फायर ब्रिगेड के साथ आग से काबू पाया गया और उसके बाद में पता चला कि एक आदमी का मिसिंग है। तो जब सारा चेक किया गया तो बाथरूम में बंद था, तो उसका दम घुट गया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। इसका मुकदमा दर्ज करके आज उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने लोगों से अपील की है कि वो गीता महोत्सव पर घर घर में दीपक जलाएं। गीता जयंती समारोह 11 तारीख तक सेक्टर 12 स्थित हुडा कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा। पूरे शहर में गीता जयंती को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग और संस्थाएं भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग गीता जयंती उत्सव में पहुंचे। तो फरीदाबाद के हुडा कन्वेंशन हॉल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लगातार अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। फरीदाबाद जिले में 9, 10, 11 दिसंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 12 में HSCP कन्वेंशन सेंटर में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं, एग्जीबिशन 3 दिन रहेगा, सेमिनार रहेगा, स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं। साथ ही 11 तारीख को एक शोभा यात्रा पूरे शहर में से निकाली जाएगी, जिसमें सारे सामाजिक संस्थान जो हमारे जितने हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। और बाकी दिनों में भी सामाजिक संस्था या फिर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी एग्जीबिशन रहेगी। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि 9, 10, 11 तारीख को HSCP कन्वेंशन सेंटर में आए और गीता जयंती में भाग लें। रतिया के अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मरीज बेहाल भटक रहे हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल एकमात्र अस्पताल है। इस अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर नहीं है, बल्कि ज्यादातर मरीजों को फतेहाबाद में अग्रोहा में रेफर किया जाता है। इस नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स की 11 पोस्ट सैंक्शन है और एक महिला चिकित्सक की पोस्ट भी है, लेकिन 4 लाख से भी ज्यादा रतिया विधानसभा की आबादी वाले क्षेत्र में मात्र 3 डॉक्टर्स के सहारे ये अस्पताल चल रहा है। रोजाना 200 के करीब मरीजों की ओपीडी भी होती है, मगर इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का काफी अभाव है। सर, हमारे पास एज पर रिकॉर्ड 2 SMOs की पोस्ट है, जिसमें से एक भरी हुई है, और 11 मेडिकल ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट, जिसमें से 3 ही पोस्ट भरी हुई है, बाकी वैकेंट है। यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसमें एक मैं MD कम्युनिटी मेडिसिन हूँ, साथ में अनेस्थीसिया डिप्लोमा है हमारे पास, और बाकी सारी सीट्स वैकेंट है। सर, यहाँ का जो अस्पताल है उसका बहुत बुरा हाल है। जो डॉक्टर है यहाँ 11 पोस्टें सैंक्शनड है, उनमें से केवल मात्र 3 डॉक्टर है, और 3 डॉक्टरों में भी ना तो कोई ऑर्थो का डॉक्टर है, कोई हड्डियों की टूट फूट होती है तो उसके लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है, और ना कोई महिलाएं, तो कोई महिला डॉक्टर तो कोई है ही नहीं, चाहे गाइनों की है चाहे और किसकी है, जो भी महिलाएं कोई आती है उसके लिए कोई उसका इलाज करने वाला इस अस्पताल में नहीं है। और कोई भी यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है सरकार ने, 50 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसके अनुसार यहाँ जो डॉक्टर है बाकी और कर्मचारी है नीचे वो भी अवेलेबल नहीं है। क्या है कि ये अपने आप में ही बीमार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, कोई MD डॉक्टर नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, कोई भी डिलीवरी के लिए जब केस आता है खासकर गरीब परिवारों से उसको रेफर किया जाता है फतेहाबाद, और फतेहाबाद से अग्रोहा में रेफर किया जाता है। और बहुत सारे लोग तंग होकर इस रेफर के कारण फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहाँ उनकी बड़ी लूट होती है।
इसलिए यहाँ पर ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन है अभी तक, जनरल हॉस्पिटल होने के बावजूद भी, और एक्सरा मशीन भी नहीं है। नीलोखेड़ी शहर का प्रत्येक वार्ड उपेक्षा के चलते समस्या ग्रसित है। वार्ड में गंदगी के ढेर है, समस्याओं से निजात नहीं मिल रही। इसके अलावा यहां आमजन को नाली, पानी निकासी, स्पीड ब्रेकर, बढ़ती चोरी के अलावा सड़कों की खस्ता हालत समेत कई समस्याओं से जूझ रहा है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम मुंजाल के साथ कई गणमान्य लोगों ने मिलकर सीएम नायब सैनी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया। प्रेम मुंजाल ने बताया कि शहरवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की खस्ता हालत होने के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था और नाले की सफाई न होने से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग पनपी गंदगी के कारण बीमार हो रहे हैं। लोगों ने मांग पत्र में समस्याओं के बारे में बताकर जल्द ही इन समस्याओं को हल किए जाने की गुहार लगाई है। आज मैंने एक शहरवासी, एक नीलोखेड़ी हल्के का अपना भाई मानो, बच्चा मानो, दोस्त मानो, मैंने आज शहर की जो दिक्कत है, शहर की जो सड़कें हैं, डंपिंग प्लेस है, उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और एसडीएम साहब ने विश्वास दिया है कि जो आपने मुझे मुद्दे लिख के दिए हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा। और ये आपकी मांग यहाँ के हल्का विधायक जी श्री भगवान दास कबीरपंथी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को आपकी आवाज पहुंचाऊंगा, और जिससे आपका शहर का विकास हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कुरुक्षेत्र हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। अग्रसेन चौक से लघु सचिवालय तक हिंदू संगठनों ने रोज मार्च निकाला। भारी संख्या में संतों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और रोष जाहिर किया। लोग ने जय श्री राम और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारों से अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही हिंदू संगठन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। देखो, ये तो एक घोर निंदनीय काम है। एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्या, इतने बुरे हालात किए जा रहे हैं, तो ये सारा वर्ल्ड देख रहा है। वो भी ये इतने मारे हालात तो कभी होने भी नहीं चाहिए किसी देश में। ये बिल्कुल एक शर्मनाक बात है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेशियों द्वारा जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो हम हिंदू, क्योंकि हमारे अंदर हिंदुओं का खून है और हिंदुत्व की भावना भरी हुई है। कूट कूट कर बेशक से भाजपा के उसमें हम नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश द्वारा जो अत्याचार हिंदुओं के लिए हो रहे हैं और महिलाओं के लिए हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बहनों के साथ भी इतना अत्याचार हो रहा है, वो हम सहन नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम इसके खिलाफ पूरा आज तो हमने रोज यहाँ पर रोज प्रदर्शन करा है, और भी हम इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करने की कोशिश करेंगे। और माननीय हमारे यहाँ के जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए, ताकि इससे संदेश पहुंचे कि हिंदुत्व के खिलाफ जो भी ये पूर्व व्यवहार हो रहा है, इसके लिए बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, रविदास समाज की ओर से इस प्रदर्शन में बढ़कर भाग लिया गया है। रविदास समाज हमेशा समानता और समरसता की बात करता है, और हिंदू हमेशा एक इस पे चलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ऐसे माहौल में हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसका घोर विरोध करता है, और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई की जाए, ताकि वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो जल्द से जल्द रोका जा सके। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।